नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे देश की बात और देश की बात में इस वक्त एनडीटीवी का बड़ा एक्सक्लूसिव। सबसे पहले मुद्दा नीट पेपर लीक का। इस मामले में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और इस केस की सबसे पहले जांच शुरू करने वाली बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने अभी तक की जांच में जो खुलासा किया है, एनडीटीवी इंडिया के पास उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी है। एनडीटीवी इंडिया के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है जो हम अब आपको सिलसिलेवार दे रहे हैं। तो आपको सबसे पहले बता दें कि ये पूरा रैकेट झारखंड से लेकर बिहार के बीच फैला हुआ है। इसमें अब तक कुल 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। नीट का पेपर पहले हवाई जहाज से रांची भेजा गया और फिर वहां से वो सड़क के रास्ते हजारीबाग भेजा गया और फिर वहां से पटना, यानी इंटर स्टेट ऑपरेशन चल रहा था। इसी दौरान पेपर किसी एक जगह से लीक हुआ, या तो एयरपोर्ट या रास्ते में, या फिर जब वो पटना में बैंक के लॉकर में रखा गया। तो इस पूरे मामले की बारीकी से जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने सहयोगी प्रभाकर कुमार के पास। प्रभाकर, इसमें अब तक एनडीटीवी और आपने एक्सक्लूसिव जानकारियां दी हैं जो ये पूरा रैकेट झारखंड से बिहार के बीच फैला हुआ था और किस तरह से ये इसको अंजाम दिया गया है। इसमें क्या क्या जानकारियां मिली हैं अब तक, किस तरह से चीजें सामने आई हैं? देखिए, ये इस पूरे मामले की जो जांच है वो बिहार की आर्थिक अपराध यूनिट जो है वो कर रही है, ईओयू जिसे हम बोलते हैं। और इसकी जांच की शुरुआत जो है वो पटना से हो गई थी। उसके बाद ये बिहार के 2-3 शहरों में इसका जाल फैला हुआ दिखा और वहाँ से गिरफ्तारियाँ भी हुई, जिसमें वो नालंदा था और जहानाबाद जैसे शहर थे। लेकिन अब उससे बढ़ के ये मामला आ गया है झारखंड में, जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ। मैं अभी हजारीबाग में मौजूद हूँ और एक तरीके से इस पूरे मामले में हजारीबाग जो है वो एपी सेंटर सा बनता हुआ दिख रहा है। उसका कारण ये है कि पटना में जो स्टूडेंट्स गिरफ्तार हुए उनके पास से एक जला हुआ प्रश्न पत्र मिला। उस प्रश्न पत्र पर एक सीरियल नंबर अंकित था और वो सीरियल नंबर एनटीए ने बताया कि वो हजारीबाग के एक सेंटर को अलॉट किया गया था। उसके बाद से ईओयू की टीम एक्टिव हुई, वो हजारीबाग आई। और आपको ये सीक्वेंस समझना होगा पहले कि जो प्रश्न पत्र होते हैं वो ट्रैवल कैसे करते हैं। प्रश्न पत्र जो है एनटीए जो है वो किसी भी एक शहर में छपवाता है, अमूमन उसे गोपनीय रखा जाता है। वहाँ से अलग अलग राज्यों में उसे भेजा जाता है, अगर वो नेशनल परीक्षा है तो, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है तो। और अमूमन उसे भेजा जाता है कैपिटल में। पटना के, बिहार के केस में पटना भेजा जाएगा और झारखंड के केस में रांची भेजा जाएगा। वहाँ से कुरियर कंपनी होती है जो उसे जिस शहर में परीक्षा के केंद्र बने हैं वहाँ उसे पहुँचाती है और वहाँ के स्टेट बैंक के लॉकर में उसे सील्ड एनवेलप को डाल दिया जाता है। और परीक्षा के दिन 2 घंटे पहले उसे वहाँ पे मजिस्ट्रेट की निगरानी में जो सुपरिटेंडेंट होते हैं, जो उस पर्टिकुलर सेंटर के जो हेड होते हैं, उन्हें हैंडओवर किया जाता है। इस पूरे चेन की ईओयू ने जांच की हजारीबाग में। ये जो प्रश्न पत्र थे ये रांची में उतरा था। उसके बाद से ब्लू डार्ट नाम की कुरियर कंपनी है जिसे ये जिम्मेवारी मिली थी कि झारखंड के बाकी शहरों में से पहुंचाया जाए, जैसे हजारीबाग, धनबाद, रांची, बोकारो, जमशेदपुर, अलग अलग शहरों में से पहुंचाया जाए। वहाँ पे स्टेट बैंक के लॉकर में से रखा गया, हजारीबाग में भी से स्टेट बैंक के लॉकर में रखा गया और उसके बाद 2 घंटे पहले इसे हैंड ओवर कर दिया गया। इस पूरे चेन में जो ईओयू है उसने पूछताछ की उन स्कूल प्रबंधकों से जहाँ पे सेंटर थे, उन्होंने पूछताछ की स्टेट बैंक के एम्प्लॉयज़ से जिनके लॉकर में वो प्रश्न पत्र थे, और कुरियर कंपनी से। तो जो कुरियर कंपनी है वो ईओयू का मानना है कि एक वीक लिंक है, बिकॉज जो कुरियर में जो लड़के हैं जो उसे प्रश्न पत्र को ढो रहे हैं वो अमूमन देखिएगा आप तो वो एक लो पेड एम्प्लॉय होते हैं, 25,000 20,000 की नौकरी कर रहे होते हैं वो, तो उन्हें तोड़ना पैसे के लालच में ज़्यादा आसान है। इसलिए ईओयू जो है इस पर अपना ध्यान केंद्रित की हुई है कि क्या ये प्रश्न पत्र जो है ये कुरियर के जो ट्रांजिट पीरियड है उसमें लीक हुआ था, और हुआ तो कहाँ पे हुआ, क्या ये हजारीबाग में हुआ, क्या ये रांची में हुआ, या क्या बीच में कहीं रास्ते में हुआ। तो ये काफ़ी दिलचस्प मामला है। ईओयू की टीम जो है, अभी हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो ईओयू की टीम हजारीबाग में भी पूछताछ कर रही है, तहकीकात कर रही है, रांची में भी कर रही है, और जगह जगह से सीसीटीवी कैमरे के फुटेज लिए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है ट्रैक करके ये देखने की कि जो कुरियर कंपनी के लड़के हैं वो क्या बीच में कहीं रुके थे, अगर रुके थे तो कहाँ रुके थे, किनसे मिले थे, उनके मोबाइल लोकेशंस ट्रैक किए जा रहे हैं।
तो इस तरह से एक जो होती है पूरा जो जांच होती है वो बढ़ रही है और उम्मीद की जा रही है कि इसमें कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू मिलेगा। हालांकि अब जबकि मामला सीबीआई के पास चला गया है तो ईयू जो है अब इससे शायद अपने हाथ खींच ले, लेकिन जो जांच अभी तक वो कर रही है वो सही दिशा में जांच कर रही है और इसको आगे अब सीबीआई बढ़ाएगी। जी तो प्रभाकर, इसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कौन लोग हैं, किस तरह का जो परीक्षार्थियों के पास भी अब ये भी है कि लाखों रुपए देकर ये पेपर बेचे गए। ईओयू की जांच में अब तक जो बड़ी बातें आई, एक बार फिर बताएं कि वो उसमें क्या क्या बातें जो हैं सामने आई हैं जिससे कि एक पूरा चेन एस्टैब्लिश हो रहा है। जी देखिए, वो जो एफआईआर की कॉपी जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो एनडीटीवी के पास एक्सक्लूसिव है, वो पटना पुलिस और ईओयू की एफआईआर है, जिसके बेसिस पे ये आप बता सकते हैं कि इस पूरे मामले में तहकीकात अभी तक क्या क्या हुआ है। एक एक डिटेल जो है उसमें अंकित है। जहाँ तक एक्यूज़ की बात है, आरोपियों की बात है, तो 34 आरोपी बनाए गए हैं। उसमें 17 गिरफ्तारियाँ अभी हुई हैं, बाकी गिरफ्तारियाँ नहीं हुई हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी शायद ना भी हो क्योंकि उनके ऊपर संगीन धारे नहीं लगे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे संजीव मुखिया, जो इस पूरे मामले का एक तरह से बिहार झारखंड मॉड्यूल का किंग पिन माना जा रहा है उसे, वो अभी तक फरार है। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं इसमें जो फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद शायद कुछ और बड़े खुलासे हो सके, कुछ और बड़े नाम इसमें आ सके। लेकिन अभी तक 17 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। उसमें से बहुत सारे वो छात्र भी हैं जिन्होंने परीक्षा दिया था। और जहां तक पैसे की बात है तो इसका जो रेट था, जो आपको प्रश्न पत्र दिया गया था, उसका 40 से 50 लाख रुपये के बीच का रेट था। जो जिसकी जैसी क्षमता थी उसके हिसाब से उन लोगों ने उनसे पैसे लिए और इन्हें प्रश्न पत्र दिया गया था। प्रश्न पत्र देने के बाद इन्हें कहा गया था कि भाई आपको आंसर शीट भी देंगे। वो आंसर शीट भी उन्होंने दिया और वो आंसर शीट अमूमन ये सॉल्वर्स बोलते हैं उन्हें, उनसे सॉल्व कराया था। जो सॉल्वर जो होते हैं वो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 में 3rd ईयर में पढ़ रहे होते हैं। वो आसानी से इसे सॉल्व कर देते हैं और उनसे सॉल्व करा के उसके बाद वो आंसर शीट उन बच्चों को दिया गया। उन बच्चों से कहा गया कि आप इसे याद कर लें और यहीं पे मामला फंस गया। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो वो बच्चे जो है, अगर वो केमिस्ट्री और बायो 2 सब्जेक्ट का उन्हें आंसर शीट दिया गया और उन्होंने केमिस्ट्री याद कर लिया, बायो याद नहीं किया, तो एक में उन्हें 95% नंबर आता है, दूसरे में 5% नंबर आता है। अमूमन ऐसा होता नहीं है। हम लोगों ने भी परीक्षा दी है। अगर आप मीडियोकर हैं तो आपका हर एक सब्जेक्ट में वो मीडियोकर नंबर आएगा, या टॉपर है तो टॉपर, आपके नंबर जो है 80-90 के बीच में होंगे। लेकिन एक में 90 और 95 हो और दूसरे में अगर 5 हो तो ये शक पैदा करता है। और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारे केस स्टडी इस पे मिले हैं और उस बेसिस वो सारे चीज़ एफआईआर में दर्ज है और अब मामला जो है वो सीबीआई को हैंड ओवर हो गया। जी, अब ये मामला सीबीआई को हैंड ओवर हो गया है और आप जो बता रहे हैं कि जो ओरिजिनल पेपर्स हैं, हम दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि जो जानकारी एनडीटीवी को मिली है, एक्सक्लूसिव जानकारी है, उसमें ये भी पता चला है कि लाखों रुपए जिसकी जितनी क्षमता वो लेकर पेपर जो है वो खरीदे गए थे और इसमें परीक्षार्थी भी कुछ इन्वॉल्व थे और इसमें एक पूरा जो है गैंग था वो इन्वॉल्व था। जिस गाड़ी में पेपर जा रहा था उसका नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। डस्टर कार थी जिसे पुलिस ने बेली रोड पर रुकवाया। यहाँ पर पटना में कई तरह की चीज़ें सामने आई थी जिसकी वजह से शक हुआ और ये पूरी जांच जो है वो शुरू की गई है। और अब ये पता चल रहा है कि ये जो पूरा रैकेट है वो झारखंड से लेकर बिहार के बीच में फैला हुआ था। ये नीट के पेपर की हम बात कर रहे हैं। नीट का पेपर पहले हवाई जहाज से रांची भेजा गया और फिर वहां से वो सड़क के रास्ते हजारीबाग भेजा गया और इसमें जो नाम आ रहे हैं, सिकंदर, संजीव, रॉकी, ये सभी लोग पेपर लीक गैंग के सदस्य थे। तो प्रभाकर, कुछ लोगों के इसमें नाम भी सामने आए हैं। इसमें अब जो मेन किंगपिन जो सामने आ रहे हैं उनमें किन लोगों के नाम हैं, कौन मास्टरमाइंड जैसा उभर के आ रहा है, कितने इन्वॉल्वमेंट लोगों की है। 13 लोगों की बताई जा रही है कि गिरफ्तारी भी इसमें हुई है। पर कुछ मुख्य नाम जो हैं वो लोग कौन हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, किस तरह के काम में थे ये लगे हुए। देखिए, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अनजाने में भी इस पूरे जो ये कुचक्र चल रहा था, जो पेपर लीक कांड चल रहा था, उसके पार्ट बने हैं। तो हालांकि वो एक्यूज्ड के रूप में अंकित होंगे एफआईआर में, लेकिन उनकी गिरफ्तारी शायद न हो। जैसे आप बात करें बैंक मैनेजर्स की है हजारीबाग में, आप बात करें जो यहाँ पे जो सेंटर इंचार्जेस हैं उनका भी नाम उसमें अंकित होगा, लेकिन उनके ऊपर कोई अपराध नहीं बनता है। उनसे हो सकता है कि चूक हुई हो या क्योंकि उनसे पूछताछ की गई है इसलिए उनके भी नाम इसमें अंकित होंगे। गिरफ्तारी 17 की गिरफ्तारी हो चुकी है।
जो पूछताछ हुआ है उसमें ये आ रहा है कि रवि अत्री गैंग जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है, जो कि मेरठ के जेल में बंद है और देश भर में, यूपी में और बहुत जगहों पे वो पेपर लीक करा चुका है, अलग अलग परीक्षाओं के पेपर लीक करा चुका है। संजीव मुखिया जो है वो एक बड़ा किंगपिन माना जा रहा है, रवि अत्री का पुराना साथी है और माना जा रहा है कि वो नालंदा का रहने वाला है और उसी ने बिहार के जो ये पूरा मॉड्यूल है, ये पूरा पेपर कांड जो अंजाम दिया है, नीट पेपर कांड को, उसी ने अंजाम दिया है और उसके अंदर जो काम कर रहे थे वो सिकंदर नाम का एक व्यक्ति था, अतुल वत्स नाम का एक व्यक्ति था, वो दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। तो कुछ बड़े नाम जो है गिरफ्तार हो चुके हैं, कुछ गिरफ्तार होने बाकी हैं, एक दो जो हैं वो फरार चल रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन क्योंकि अभी जारी है इसलिए बहुत सारी और गिरफ्तारियां अभी होंगी। बिल्कुल, और काफ़ी कुछ जानकारियां सामने आई हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी एनडीटीवी को मिली है जो आप हमें दे रहे हैं। इस वक्त एक और खबर आ रही है प्रभाकर, तो हमारे सहयोगी मनीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि यूजीसी पेपर लीक मामले की जांच करने पहुंची दिल्ली सीबीआई टीम पर नवादा में हमला हुआ है। 8 नामजद समेत 150 से 200 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें 4 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। ये तमाम जानकारी आ रही है कि यूजीसी नेट पेपर लीक मामले की जांच करने दिल्ली से बिहार के नवादा पहुंची सीबीआई टीम के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की है। मनीष, आपके पास इस पर और डिटेल जानकारी है कि क्या हुआ है? ये यूजीसी और नेट का जो पेपर लीक हुआ है उसकी जांच, उस पेपर लीक की जांच करने के लिए जो सीबीआई टीम पहुंची, उस पे इस वक्त हमले की बात सामने आई है। मनीष, देखिए नगमा, ये नवादा जिले के रजौली थाना के कसियाडी गांव में चूंकि कुछ मोबाइल जब्त हुए थे दिल्ली में और उनके लोकेशन नवादा किसी गांव से आ रहे थे, तो वहां पर सीबीआई की टीम पहुंची थी। हालांकि उसने स्थानीय पुलिस थाने को खबर नहीं किया था। ये कल देर शाम पहुंची थी और उसी समय ग्रामीणों ने हमला कर दिया। लेकिन फिर स्थानीय लोग रजौली पुलिस पहुंची और उसके बाद में जिन्हें उन्हें गिरफ्तार करना था, 2 व्यक्ति को उन्होंने गिरफ्तार किया है। और सीबीआई टीम के ऊपर जो हमला हुआ था, 2 मोबाइल फोन जो उन्हें सीज करने थे वो भी सीज हो गया है। लेकिन हमले के संबंध में भी 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। करीब 150 से 200 ग्रामीणों के खिलाफ भी जो है प्राथमिकी दर्ज की गई है। नगमा जी मनीष, धन्यवाद आपका। तो ये एक और इस वक्त खबर आ रही है कि बिहार के नवादा में सीबीआई की टीम पर हमला हुआ है। ये भी बताया जा रहा है कि शायद ये ऐसा लगा कि ये जो सीबीआई की टीम है वो असली टीम नहीं है और मारपीट इस पर भी हुई है। लेकिन ये यूजीसी और नेट के पेपर लीक मामले की जांच करने के लिए टीम पहुंची थी। पहले हम आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे थे, जो नीट का एग्जाम हुआ है, नीट और यूजी, उसको लेकर जो पेपर लीक हुआ है उस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कई लोगों के नाम सामने आए हैं, गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इस वक्त यूजीसी का भी जो पेपर लीक हुआ था, तो यूजीसी और जो नेट का इम्तिहान होता है उसमें पेपर लीक के मामले में जांच हो रही है। और दिल्ली से बिहार के नवादा पहुंची सीबीआई टीम के साथ गांव वालों ने पिटाई की है। रजौली है इलाका जहां पर यह मारपीट हुई है। पुलिस के पहुंचने के बाद सीबीआई टीम के अधिकारियों को बचाया गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों पर। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जमानत पर लगाए गए स्टे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं केजरीवाल, और केजरीवाल के वकीलों ने कल सुबह सुनवाई की अपील इस पर की है। आपको पता है कि केजरीवाल को जो जमानत मिली उसके ऊपर उसे अपोज किया गया और इस पर स्टे लग गई है। तो अब केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उनकी जो टीम है, हमारे साथ शरद शर्मा है जानकारी के साथ, और जमानत पर जो हाई कोर्ट से स्टे लगा है और उसकी भी वजह क्या थी, और अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, तो क्या उम्मीद, क्या आप कह रहे हैं केजरीवाल की तरफ से? देखिए, अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से ये बात कही जा रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरह से लोअर कोर्ट के बेल ऑर्डर पर रोक लगाई कि एक तो रिटर्न ऑर्डर आने से पहले ही उसके ऑपरेशन पर रोक लगा दी गई और उसके बाद फैसला रिजर्व कर लिया गया, और अभी फिलहाल जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है वो रिजर्व ही है। संभव है कि सोमवार या मंगलवार में दिल्ली हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाए। लेकिन इससे पहले ही अरविंद केजरीवाल के वकील जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और चुनौती देंगे दिल्ली हाई कोर्ट के इसी फैसले को कि बिना देखे जो ऑर्डर है निचली अदालत का उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। और ये भी बताया गया है हमारे सूत्रों की तरफ से
कि अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो कल सुबह जब कोर्ट खुलेगी, सुबह 10:30 बजे कोर्ट खुलेगी, तब इस केस की अर्जेंट मेंशनिंग करेंगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में जैसे ही कोर्ट बेंच बैठी थी, अर्जेंट मेंशनिंग की थी और तुरंत सुनवाई की मांग इस मुद्दे पर की थी, ठीक उसी तरह से अरविंद केजरीवाल के वकील भी कल सुबह अर्जेंट मेंशनिंग करके और तुरंत इस मामले पर सुनवाई की मांग करेंगे और चुनौती देंगे कि जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसले पर रोक लगाई है, ये सही नहीं है। इस रोक को हटाया जाए और अरविंद केजरीवाल के लिए जमानत का रास्ता साफ किया जाए। जी, धन्यवाद आपका। तो सुप्रीम कोर्ट की पर गई है अरविंद केजरीवाल की टीम, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर स्टे लगा दिया था, उसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। और अब आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब भेज सकते हैं। सवाल यह है कि क्या आखिरी वक्त पर नीट PG परीक्षा स्थगित करना सही है? नीट पेपर लीक के बाद लगातार हो रहे खुलासे के बीच एक के बाद एक कई परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं, कई परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। इसकी वजह से छात्रों को परेशानी है। अब परीक्षा के लिए छात्रों को काफ़ी इंतजार करना पड़ रहा है। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या आखिरी वक्त में परीक्षाएं स्थगित करना सही है? और अब देश की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं, लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ। नीट पेपर लीक मामले में CBI भी एक्शन में है और शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर जांच एजेंसी ने पहली FIR दर्ज की है। IPC की धारा 420 और 120B के तहत ही केस दर्ज हुआ है। आगे व्यापक जांच के CBI राज्यों में दर्ज FIR को टेक ओवर करेगी। अलग अलग राज्यों ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उन्हें भी जांच एजेंसी हिरासत में लेगी। तो नीट पेपर लीक मामले में CBI एक्शन में है। शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर CBI ने दर्ज की है अपनी पहली FIR और अब नीट पेपर लीक मामले में CBI ने इसे टेक ओवर कर लिया है। इधर छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है कि वहां के सुकमा और बीजापुर बॉर्डर पर नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। सिलगेर और टेकलगुडम के बीच नक्सलियों ने ट्रक को IED ब्लास्ट करके उड़ा दिया है। पैरामिलिट्री फोर्स के 2 जवानों की इसमें जान चली गई है। जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी, इस पर और जानकारी के साथ। ये जो इलाका है जहां पर ये हमला हुआ है जुल्फिकार, वो इलाका जो है वो नक्सली इलाका है और अब इतनी बड़ी वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स की 2 जवानों की इसमें जान गई है। अब एक दफ़ा फिर से यहाँ पर एक नक्सल गतिविधि में एक इजाफा दिख रहा है। इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं क्योंकि नक्सली जो हैं वो कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं, क्योंकि बीते दिनों अगर देखा जाए तो बीते 4 महीनों में छत्तीसगढ़ में करीब 137 माओवादियों को एनकाउंटर में मारा गया है। तो सुरक्षा बलों को चारों तरफ मूवमेंट है। हालांकि अब ये कहीं ना कहीं छोटी सी चूक कही जा सकती है, क्योंकि जो सुकमा और बीजापुर के बीच जो है जो सीमावर्ती क्षेत्र है जिले के दोनों के, तो सिलगेर से और टेकलगुडम के बीच में जो है ये IED ब्लास्ट किया गया। तो जो सुरक्षा बलों का जो मूवमेंट है वहाँ पर जो उनका ट्रैक जा रहा था जिसमें सुरक्षा बल और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान उसमें थे, तो उसमें 2 लोग जो शहीद हुए हैं। तो ये घटना, क्योंकि माओवादी जो हैं वो लगातार घटना करने की फिराक में रहते हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल बीते दिनों की अगर घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं वो बैकफुट में नजर आते हैं, सुरक्षा बलों के लगातार इनकाउंटर। लेकिन आज ये जो है बेहद दुखद खबर आई कि एक IED ब्लास्ट हुआ जिसमें जो ट्रक से जा रहे थे हमारे जवान, उसमें से जो 2 उसमें सवार थे, एक जो चालक भी था, मतलब जवान चालक ही है, तो इन 2 जवानों की IED ब्लास्ट के चपेट में आने से जो है वो शहीद हुए हैं। तो हालांकि इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि नक्सली कहीं ना कहीं बैकफुट में। और दूसरी बात, इसको सावधानी भी बरतनी होगी कि अभी उस इलाके में पूरी तरीके से
माओवादियों का कब्जा खत्म नहीं हुआ है। माओवादी लगातार अपने करतूत को अंजाम देने के लिए कोशिश में रहते हैं और वो मौके की तलाश में रहते हैं। और ये वही मौका है क्योंकि अब जो है बारिश का मौसम आ चुका है। ऐसे में क्या जंगल में जो पतझड़ का सीजन होता है तो अब पत्ते आ चुके होते हैं, तो नक्सलियों के छुपने के लिए आसानी हो जाती है। गर्मी का जब समय होता है तो उस समय पे जो लगातार इनकाउंटर हुए सुरक्षा बलों की तरफ से, और आज जो है थोड़ी सी जो चूक हुई जिसका खामियाजा सुरक्षा बलों को थोड़ा भुगतना पड़ेगा, जिसमें 2 जवान शहीद हुए हैं। जी, आपका धन्यवाद। छत्तीसगढ़ से एक और खबर आई थी, नक्सलियों पर ही जो नकेल कसी जा रही है जिसकी बात आप कर रहे हैं, उसी से जुड़ी खबर है कि सुरक्षा बलों ने यहाँ पर बड़ी कामयाबी हासिल की है। कैश की कमी को पूरा करने के लिए नक्सली अब नकली नोट छाप रहे हैं और इस नकली नोट को स्थानीय साप्ताहिक हाट के बाजारों में वो आसानी से खपा भी रहे हैं। सुकमा के भेजी थाना इलाके में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कैंप से पहली बार नकली नोट छापने के उपकरण के अलावा कई बंदूकें, वायरलेस सेट समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए हैं। जिला बल, डीआरजी, बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ की 50वीं वाहिनी की संयुक्त कार्रवाई में ये कामयाबी मिली है। नक्सलियों से नकली नोट की बरामदगी को लेकर सुकमा एसपी के साथ बातचीत की है हमारे सहयोगी सलीम शेख ने। सुकमा पुलिस ने पहली बार नक्सलियों के कैंप से नकली नोट प्रिंट करने के मशीनें, स्याही और अन्य उपकरण को बरामद किया गया है। क्या है पूरा मामला, इसे जानने के लिए हमारे साथ सुकमा पुलिस अधीक्षक किरण चौहान है। जानते हैं उन्होंने किस तरह से सफलता मिली और क्या है पूरा मामला। सर, पहली बार नकली नोट प्रिंट करने की मशीनें मिली हैं सर, क्या है सर ये पूरा जानकारी? दिनांक 22 तारीख को हमें सूचना मिली कि जो कोंटा नक्सलियों की जो कोंटा एरिया कमेटी है, मंगड़ू और जो अन्य उसके जो सदस्य है, उनके द्वारा जो कोरासगोड़ा का जंगल है वहाँ नकली नोटों की छपाई की जा रही है। उसी सूचना के आधारित जिला बल सुकमा, डीआरजी और सीआरपीएफ 50 बटालियन इनके द्वारा अभियान संचालित किया गया था। और उसी अभियान में हमें ये जो नोट छापने के जो उपकरण थे, कलर प्रिंटर, शाही मशीन्स और बहुत सारी इंक हमें वहां से मिली। और उसके अलावा अन्य सामग्री भी जैसे कॉर्डेक्स वायर, सेट्स और भरमार जैसे हथियार भी वहां से बरामद हुए। जिस तरह से बीते 4 महीनों में नक्सलियों के खिलाफ जिस तरह अभियान छेड़ा गया दक्षिण बस्तर में, क्या लगता है कि नक्सली एक नया पैंतरा अपना लिया? खाद्य सामग्री सप्लाई चैन पर भी आपने प्रहार किया, उन्हें रोक लगाया। अब ये आर्थिक जो चैन है जिससे हमेशा नक्सली मजबूत हुआ करते थे, तो क्या ये नक्सलियों के बहुत बड़ा नुकसान है? हाँ, मतलब जिस हिसाब से ये लोग नोट छाप रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं नक्सल संगठन को जो पैसे की कमी हो रही है। उसके अलावा जो अंदरूनी इलाके में जो कैंप्स खुले हैं और ऑपरेशंस लगातार किए जा रहे हैं, उसकी वजह से जो उनकी जो फंडिंग है वो कहीं ना कहीं कमी हुई है। जैसे इस साल तेंदुपत्ता के सीजन में हम देखेंगे उनकी जो फंडिंग हुई है वो काफी हद से कम हुई है। और मुझे लगता है कि इसी का नतीजा है कि नक्सली अब जो नोट छापने जैसी करतूत है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं आगे। जिस तरह सर पुलिस दावा कर रही है कि जो नकली नोट है उस आदिवासी के साप्ताहिक बाजारों में से खपत किया जाएगा, तो उसको रोकने के लिए क्या सर कुछ तरह से कोई रणनीति तैयार की गई है? हाँ, रणनीति हमने तैयार की है। इसमें हम जो अंदरूनी गांव में है जो नक्सलियों की जो करतूत है उसका प्रचार करेंगे। गांव वालों को ये अपील करेंगे कि आप नक्सलियों से जो नोट वगैरह है उसका स्वीकार मत करिए। फेरी वालों को भी हम अपील करेंगे और व्यापारी लोगों को भी हम अपील करेंगे। उसके अलावा जो सुकमा, दोरनापाल, कोंटा जैसे कस्बे है वहाँ सभी व्यापारियों को हम करेंगे कि अच्छे से नोटों की जांच पड़ताल करके ही उसका स्वीकार करें। ये रहे सुकमा एसपी किरण चौहान, जिन्होंने नक्सलियों के आर्थिक सप्लाई चैन पर भी अब रोक लगा दी है और आने वाले समय में नक्सलियों को बड़ा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा। भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक हुई। इस बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया। साझा बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हमारी साझेदारी के योगदान को स्वीकार करते हुए हम एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, सुरक्षित और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। शेख हसीना की इस यात्रा में कई ऐसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हैं।
बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के भारत दौरे के वक्त दोनों देशों के सहयोग पर तो मुहर लगी ही है, कई अहम समझौते भी हुए हैं। इनमें से जो दोनों देशों के लिए बहुत मायने रखता है और लंबे वक्त से चला आ रहा है वो है तीस्ता नदी का मामला। ये चीन के संदर्भ में भी काफी अहम है और तीस्ता नदी के कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए भारत से टेक्निकल टीम भेजने पर इस दौरे में सहमति बनी है। 2020 में चीन ने तीस्ता मैनेजमेंट में रुचि दिखाई थी। इसका एस्टीमेट जो है, उस वक्त मैनेजमेंट का पूरा जो एस्टीमेट है वो $970 मिलियन था। बांग्लादेश ने $725 मिलियन के सॉफ्ट लोन की मांग की, जहां पर वापस पैसे करना आसान हो, उसमें ज्यादा वक्त मिले, इंटरेस्ट उस तरह का ना हो। लेकिन चीन ने फिर उस तरह की तेजी नहीं दिखाई और उस पर फौरन कोई सहमति नहीं दी। भारत पहले से चीन के इस प्रोजेक्ट में आने का विरोध कर रहा है। लगातार वो कह रहा है कि चीन को इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये न सिर्फ प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की बात है बल्कि रणनीतिक तौर पर भी बांग्लादेश भारत के लिए बेहद अहम है और चीन ये कोशिश कर रहा है कि वो रणनीतिक तौर पर भी वहां पैर जमाए। लेकिन शेख हसीना के इस भारत दौरे में ये साफ हो गया है कि भारत ने अब इस मामले में टेक्निकल टीम तीस्ता मैनेजमेंट के लिए भेजने को सहमति देकर एक चीन को चेकमेट वाली स्थिति में पहुंचा दिया है। अब शेख हसीना के इस दौरे के बाद वहां पर अब टेक्निकल टीम जाएगी। बांग्लादेश ने एक रिजर्वॉयर वहां पर बनाया हुआ है, बहुत बड़ा तालाब, जहां पर जो पानी है वो स्टोर करके रखा जा सके उन दिनों में जबकि तीस्ता में उतना पानी नहीं होता है। अगर मालदीव्स की हम बात करें तो मोहम्मद मुइज़ू जब सत्ता में आए तो चीन के वो करीब माने जाते हैं। उनके सत्ता में आते ही भारत के साथ जो है वो तनाव बढ़ गया, लेकिन तब भी भारत ने कूटनीतिक मैच्योरिटी का उदाहरण देते हुए उनको शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया। हर मदद के लिए वो तैयार रहता है मालदीव्स के। श्रीलंका की अगर बात करें तो उसका जो इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ था, जो जिस तरह से जो उसकी एक वजह चीन का कर्ज भी माना जाता है, भारत ने ऐन मौके पर मदद की और आज फिर से मुश्किलों से उसको निकाल लिया है और श्रीलंका जो है भारत के करीब आया है। फिर से अगर बांग्लादेश की हम बात करें तो बांग्लादेश का और भारत का रिश्ता जो है उसे यूनिक माना जाता है। जैसे शेख हसीना ने प्रेस बयान के दौरान 1971 की बात की, वो रिश्ता जो है वो अपने आप में बेहद अलग है, बेहद मजबूत है और सरकार ने पिछले करीब 1 से 1.5 साल में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स बेहद तेजी से किए हैं जिससे बांग्लादेश का काफी फायदा हुआ है और सहयोग जो है उसका असर वहां पर नजर आने लगा है। तो फिलहाल तीस्ता के लिए टेक्निकल टीम भारत से जाएगी और उम्मीद करते हैं कि वो इसमें कुछ ना कुछ बेहतर एक नतीजा, एक सॉल्यूशन निकालेगी और भारत के लिए कम से कम चीन को वहां पर रोकने के लिए भी ये एक अहम मौका है। खासकर इसलिए भी क्योंकि अभी जब चुनाव चल रहा था उस वक्त विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा वहां पर गए। उन्होंने ये कहा कि भारत तीस्ता के मामले में मदद देने को तैयार है और उसके बाद भारत जो है यहाँ पर शेख हसीना के दौरे के वक्त उन्होंने तीस्ता के मामले में कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट के मामले में सहमति दी है। तो बेहद अहम कदम है और बड़ी कामयाबी है सरकार की इस पूरे मामले में। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटका में प्रज्वल रेवन्ना और उनके परिवार पर लगे यौन शोषण के गंभीर आरोपों का सिलसिला चल रहा है। प्रज्वल रेवन्ना के भाई और कर्नाटक में एमएलसी सूरज रेवन्ना पर एक शख्स ने समलैंगिक यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है, जिसके बाद सूरज रेवन्ना को भी गिरफ्तार किया गया है। सूरज रेवन्ना ने 2 दिन पहले शिकायतकर्ता के खिलाफ एक्सटॉर्शन का केस दर्ज कराया था और शनिवार को हासन जिले में 27 साल के युवक ने सूरज रेवन्ना के खिलाफ समलैंगिक उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की है। प्रज्वल रेवन्ना के बड़े भाई डॉक्टर सूरज रेवन्ना को जबरन समलैंगिक संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तकरीबन 27 साल के एक युवक ने एमएलसी डॉक्टर सूरज रेवन्ना पर उसके साथ जबरन समलैंगिक संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए हासन जिले के होले नरसिंहपुरा में मामला शुक्रवार शाम दर्ज करवाया था। 27 साल के इस युवक के आरोप के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान वो डॉक्टर सूरज रेवन्ना से हासन के कोलग्गी गांव में मिला था। सूरज ने उसका मोबाइल फोन नंबर लिया। इस महीने की 14 तारीख को शाम 7:59 पर सूरज ने
उसे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा जिसमें लिखा था गुड इवनिंग, साथ में इमोजी का लव सिंबल भी था। डॉक्टर सूरज रेवन्ना ने उससे पूछा कि उसने किस सब्जेक्ट की पढ़ाई की है और वो कहाँ रहता है और क्या करता है। साथ में सूरज ने उससे मिलने की इच्छा भी जताई। गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग मैसेजेस का सिलसिला सूरज की तरफ से लगातार चलता रहा। 16 जून को दोपहर 2 बजे के आसपास सूरज ने इस युवक को शाम में 6 बजे अपने फार्म हाउस में बुलाया। तयशुदा समय पर यह युवक सूरज से मिलने उसके फार्म हाउस पहुंचा। सूरज रेवन्ना अपने कमरे में था। सूरज ने कमरे का दरवाज़ा बंद करने को कहा और दरवाज़ा बंद होते ही सूरज ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब युवक ने इसका विरोध किया तो एफआईआर में दर्ज आरोप के मुताबिक सूरज ने इस युवक को धमकाते हुए कहा कि अगर उसने संबंध बनाने से इनकार किया या किसी को बताया तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। फिर सूरज उसे दूसरे कमरे में ले गया जहां उसके साथ मौखिक और जबरन अप्राकृतिक समलैंगिक संबंध बनाए। युवक इस घटना के बाद डिप्रेशन में चला गया। इसने अपने और सूरज दोनों के कॉमन फ्रेंड शिव कुमार से सूरज की शिकायत की। इसी शिव कुमार ने गुरुवार को इस युवक के खिलाफ एक्सटॉर्शन का मामला होले नरसिंहपुरा में दर्ज करवाया था, इस आरोप के साथ कि यह युवक डॉक्टर सूरज रेवन्ना से 5 करोड़ रुपए मांग रहा है और धमकी दी है कि अगर यह रकम उसे नहीं दी गई तो सूरज के खिलाफ वो जबरन अनैतिक संबंध बनाने का मामला दर्ज करवाएगा। साथ में शिव कुमार ने इस युवक के जीजा का नाम भी एफआईआर में दर्ज करवाया है। इस युवक के खिलाफ आईपीसी की धारा 384 यानी जबरदस्ती वसूली के साथ साथ 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि डॉक्टर सूरज रेवन्ना की गिरफ्तारी आईपीसी की धारा 377 के तहत हुई है, यानी जबरन अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाना, जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। आंध्र प्रदेश में अब जगन मोहन रेड्डी की जगह चंद्रबाबू नायडू की सरकार बन चुकी है। नई सरकार बनने के साथ ही एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है। जगन मोहन रेड्डी पर सार्वजनिक धन के गलत उपयोग का आरोप लग रहा है। जगन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने विशाखापट्टनम में समुद्र के किनारे ऋषिकोंडा पहाड़ी पर अपने लिए करीब 500 करोड़ का एक रिजॉर्ट बनवाया है। इस बारे में हमारी सहयोगी सिक्ता देव और ज्यादा जानकारी दे रही हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के खूबसूरत ऋषिकोंडा की पहाड़ी पर बने हैं शानदार महल। बीच फेसिंग बंगलों के नजारे वहां देखते ही बनते हैं। ये महल आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने बनवाया था। अब ये एन चंद्रबाबू नायडू की नई राज्य सरकार के लिए आर्थिक चुनौती बन गए हैं। ऐसा क्यों, ये हम आपको बताते हैं। ये अल्ट्रा मॉडर्न कॉम्प्लेक्स करीब 9.88 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 7 ब्लॉक हैं। फ्लोरिंग के लिए इंपोर्टेड ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ है। 200 शैंडलियर्स लगाए गए हैं और एक शैंडलियर की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। इस महल की इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए करीब 33 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसमें विदेशी फर्नीचर, स्पा, जकूजी और कमरों के साइज के वॉशरूम भी हैं। इन वॉशरूम में जो कमोड लगे हैं उसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए एक कमोड की कीमत बताई जा रही है। महल के बाहर गार्डन लैंडस्केपिंग के लिए विदेश से ही पेड़ और घास मंगवाई गई। अंदर एक बड़ा होम थिएटर है जिसमें स्टेट ऑफ आर्ट साउंड सिस्टम है। सारे ब्लॉक में लाइटिंग अरेंजमेंट देखते ही बनती है। अब आपको बताते हैं कि इस महल को बनाने में कितना खर्च आया है। इसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस आलीशान महल को बनवाने में करीब 500 करोड़ रुपए का खर्च आया है। हालांकि यह बात भी सामने आ रही है कि कुल खर्चा 680 करोड़ के आसपास हो सकता है। इस कॉम्प्लेक्स को राज्य के पर्यटन विभाग के टूरिज्म रिजॉर्ट को गिराकर बनाया गया। पुराने रिजॉर्ट में 58 कमरे थे, एक कॉन्फ्रेंस हॉल और एक रेस्टोरेंट और बार था। इस रिजॉर्ट को इसीलिए गिराकर नए कॉम्प्लेक्स को बनाने की योजना बनी ताकि इसे और आलीशान बना दिया जाए। योजना थी कि इसमें प्राइवेट लग्जरी विलास, बीच फेसिंग स्वीट्स, कैफेटेरिया, स्विमिंग पूल, बैंक्वेट हॉल्स बनाए जाएंगे।
केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय को भी यही योजना दिखाकर राज्य सरकार ने इसे एक शानदार पर्यटन केंद्र बनवाने के लिए मंजूरी ली थी। लेकिन इसकी हकीकत कुछ और निकली है। ये बात सामने आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यहां अपने लिए 12 कमरों का रेसिडेंशियल कम ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स बनवाना चाह रहे थे। इसके लिए राज्य के सरकारी खजाने को लुटा दिया गया। बताया जा रहा है कि जगन रेड्डी विशाखापट्टनम को राज्य की एग्जीक्यूटिव राजधानी बनाना चाह रहे थे और इसलिए ये तैयारी भी चल रही थी। ये सोच थी कि जब वो दोबारा सत्ता में लौटेंगे तो वो यहीं से काम करेंगे। लेकिन राज्य की जनता ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की किस्मत विधानसभा चुनावों में पलट दी। जगन रेड्डी की पार्टी को 175 में से सिर्फ 11 सीटें ही मिली। अब टीडीपी की राज्य सरकार के लिए ये महल मुसीबत बन गए हैं। चंद्रबाबू नायडू अमरावती से ही काम करना चाहते हैं, इसलिए इन बंगलों का सरकारी इस्तेमाल नहीं हो सकता। नई राज्य सरकार के लिए महल अब सफेद हाथी जैसा बन गया है। इसे टूरिस्ट रिजॉर्ट भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें सिर्फ 12 ही कमरे हैं। ऐसे में अगर पर्यटकों के लिए 1 लाख रुपए पर डे पर भी कमरे किराए पर दिए गए तब भी इस कॉम्प्लेक्स की मेंटेनेंस की कीमत नहीं निकल पाएगी। हालांकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि ये निजी संपत्ति बनाने के इरादे से इन बंगलों को खड़ा नहीं किया गया था और ये राज्य सरकार की ही संपत्ति है। अब मौजूदा राज्य सरकार इस उधेड़बुन में है कि इन बंगलों का क्या किया जाए ताकि राज्य सरकार पर आर्थिक बोझ और ना बढ़े। कुछ सुझाव ये भी हैं कि इसे वीआईपी जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेशी मेहमानों के ठहरने की जगह घोषित कर दी जाए, लेकिन ये सुझाव भी कारगर नहीं लग रहे। ये बंगले उन नेताओं को आईना दिखा रहे हैं जो प्रचंड बहुमत लेकर जब सत्ता में आते हैं तो अपने आप को एक बादशाह से कम नहीं मानते। मनमाने फैसले लेकर जनता का पैसा बहा दिया करते हैं।